तो कैसे आप सब होपफुली आप सब अच्छा कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो लेट्स डिस्कस अबाउट टुडेज टॉपिक दैट इज वेरी सिंपल एंड आल्सो इंटरेस्टिंग टॉपिक. So that is the breathing and exchange of gases that include in the human physiology unit of class 11 NCERT biology. So पढ़ते हैं इसके बारे में, that is breathing and exchange of the gases. So as usual हम लोग देखते हैं पढ़ने से पहले कंटेंट लिखते हैं हम लोग, ठीक है, कि what is the insight in this topic, इस टॉपिक के अंदर क्या क्या है. So let's talk about the content. As usual हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम लोग देखेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन, उसके बाद हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म, ऑफ रेस्पिरेशन, उसके बाद हम लोग देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ओके. उसके बाद हमारा फिफ्थ कंटेंट होगा ओवर रेगुलेशन, यानी कंट्रोल कैसे होता है. रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. उसके बाद सिक्स आता है हमारा डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसको मैं सही, ठीक है. सो क्या होता है, इंट्रोडक्शन पर हम लोग आते हैं. सबसे पहले ब्रीथिंग क्या होता है. अच्छा, ब्रीथिंग वर्ड आ गया, साथ में रेस्पिरेशन हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो ऐसी बात होगी कि ब्रीथिंग को अलग लिखा है और रेस्पिरेशन को अलग लिखा है. सो क्या डिफरेंस है दोनों में, वो हम लोग आज देख लेते हैं. सो हमारी एनसीईआरटी बोलती है कि वी हैव ऑलरेडी नो अबाउट द एक्सचेंजेस ऑफ द गैसेस. ओके, सो होता क्या है कि वी यूज द CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, we obviously organisms. So organisms utilize this oxygen from the atmosphere and they use this oxygen to indirectly catabolism of simple molecules like glucose, fatty acid, amino acids and produce the energy. So हम लोग बोल सकते हैं कि सभी organisms क्या करते हैं, इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेते हैं और उसको यूज करते हैं सिंपल मॉलिक्यूल्स का कैटाबोलिज्म करने में, ठीक है. कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म दो वर्ड है. कैटाबोलिज्म क्या होता है, ब्रेक करना, ब्रेक डाउन करना. एनाबोलिज्म क्या होता है, फॉर्म करना. तो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, मेटाबोलिज्म. दैट इज क्लियर. तो ऑक्सीजन को यूज किया जाता है कैटाबोलिज्म रिएक्शन में, सिंपल मॉलिक्यूल्स के ब्रेक डाउन में, उससे क्या बनता है हम लोगों को और सिंपल मॉलिक्यूल्स. दैट इज क्लियर. तो इस दौरान एनर्जी फॉर्म होती है, एनर्जी फॉर्म होती है. साथ में ये ऑर्गेनिज्म CO2 फॉर्म करते हैं, CO2 फॉर्म करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं. और ये CO2 क्या होती है, हार्मफुल होती है, टॉक्सिक होती है. सो इसको एनवायरनमेंट में रिलीज करना होता है. तो ये सब सारी बातें आपके एनसीईआरटी बोल रही है. दैट इज क्लियर. फिर बात आती है कि व्हाट इज द रेस्पिरेशन एंड व्हाट इज द ब्रीदिंग. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ब्रीदिंग एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ब्रीदिंग एंड द रेस्पिरेशन. सो तो रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग दोनों ही एक दूसरे के सिमिलर है, बट देयर इज अ समथिंग डिफरेंस इन बिटवीन देम. So breathing is a physical process of exchanges of the gases. That is clear. Meanwhile, respiration is a chemical process occur at cellular level and produces the energy. So let's write about this. देखते हैं. Breathing. ये हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है. So breathing क्या होता है, that is the physical process. Breathing is a physical process of exchange of gases. Meanwhile, respiration is
ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस है, जबकि रेस्पिरेशन केमिकल प्रोसेस है, वो सेलुलर लेवल पर होता है और प्रोड्यूस करता है एनर्जी। दैट इज क्लियर। ओके, तो ये डिफरेंस पता लग गया हम लोगों को। ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है, होता दोनों सेम ही है, पर समथिंग इज मैच अप बिटवीन देम। ओके, सो हमारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बोला गया है कि ये एविडेंस पाया गया है कि O2 जो ऑक्सीजन कंटिन्यूअसली प्रोवाइड की जाती है सेल्स को, ताकि वो क्या कर सकें, O2 कंटिन्यूअसली प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो कैटाबॉलिज्म कर सके और कैटाबॉलिज्म के दौरान एनर्जी प्रोड्यूस कर सके। और इस दौरान जो CO2 प्रोड्यूस होती है बाय सेल्स के द्वारा वो रिलीज की जाती है एनवायरनमेंट, तो उसको लिख देते हैं यहाँ पर। ओके, so that is released out to the environment. This process in which exchanges of O2 so in which exchanges of O2 with atmosphere and release of CO2 produced by cells is called produced by the cells, we can write here, produced by cells in a catabolic reaction. Is called the breathing. So that is clear. It is evident that oxygen is continuously provided to cells and oxygen is produced, CO2 is produced by cells that is released out to environment. This process in which exchanges of O2 with atmosphere and release of CO2 produced by cells in catabolic reaction is called the breathing, also known as respiration. So that is clear. जैसे हमारी एनसीईआरटी बोलती है, जो मैंने यहाँ क्लियर लिख दिया है, ठीक है। एक्स्ट्रा हम लोगों ने पढ़ा है ब्रीथिंग रेस्पिरेशन में थोड़ा सा डिफरेंस, कि डिफरेंस क्या होता है। इसके बाद आता है कि कैसे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स रेस्पिरेशन करने में, ब्रीथिंग करने में कैपेबल है, और क्या उनके अंदर स्पेसिफिक सेल्स या टिश्यूज या ऑर्गेन सिस्टम पाए जाते हैं जिसके थ्रू ब्रीथिंग या रेस्पिरेशन करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट देम। ओके, let's talk about our next content, that is the respiratory organs. So we will draw a chart here. One side is the name of the phylum, the other side is their respiratory organism. We will mention it. फाइलम के अंदर हम लोग देखते हैं कौन कौन से फाइलम आते हैं।
लिख देता हूँ, फिर आपको मैं समझा दूंगा। हमारे जो स्टार्टिंग के फाइलम हैं जिनको हम नॉन कोडेड भी बोलते हैं, दैट इज क्लियर। देन कोइफेराइस जिसको हम लोग बोलते हैं, देन नाइडेरिया को हम सिलेंड्रेटर भी बोलते हैं, देन टिनोफोरा, देन उसके बाद प्लेटियल्मिंथ्रिस एंड एस्केल्मिंथ्रिस। तो इन सब में क्या होता है, बाय बॉडी सरफेस के द्वारा रेस्पिरेशन होता है बाय सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन हम लोगों ने पढ़ा था 3 टर्म, डिफ्यूजन, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो जो डिफ्यूजन और पैसिव ट्रांसपोर्ट है वो फॉलो करते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मानी इसका मतलब ये होता है कि फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, कोई भी चीज होगी तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को फॉलो करते हुए हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगी, ठीक है। तो ये सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू में रेस्पिरेशन होती है। जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, अगेंस्ट मॉलिक्यूल्स मूव अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, दैट इज क्लियर। तो यहाँ सिंपल डिफ्यूजन फॉलो होगा, कोरिफेरा, सिलेंड्रेटा, नाइडेरिया, टिनोफोरा, प्लेटियल्मिंथ्रिस और एस्केल्मिंथ्रिस। उसके बाद जो स्टिक्स आता है आपका एनेलिडा, जिन्हें राउंड वॉर्म भी बोलते हैं हम लोग। इस एस्पेक्ट का आपका एक फायदा ये होगा कि आपको एनिमल किंगडम के जो फाइलम्स हैं उसका एक बार रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा चीज है कि हम लोगों ने 4 फॉर्म तैयार कर दिया, सभी फाइलम्स हम लोगों ने नाम लिख दिए, उससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे कि किसमें किस टाइप का रेस्पिरेशन होता है, कौन सा ऑर्गेनिज्म यूज किया जाता है, ठीक है। और आपको एक बार से फिर से फाइलम एक बार रिवाइज हो जाएगा, ओके, याद हो जाएगा, फिर कैप्चर हो जाएगा। तो एनेलिडा के अंदर क्या होता है, इसकी अब जो अगला फाइलम आता है ना ऑर्थोपोडा। इस ऑर्थोपोडा में बहुत नखरे हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे डिवीजन ऐसा फाइलम्स आता है, इंसेक्ट्स हो गया, स्कॉर्पियन हो गया, आपका स्पाइडर हो गया, एक्वेटिक स्पाइडर हो गया, एक्वेटिक इंसेक्ट हो गया, टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट हो गया, लिमुलस क्रेब हो गया। तो उनके अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म, अलग अलग टाइप के मेथड रेस्पिरेशन के। सो ऑर्थोपोडा के अंदर सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक्वेटिक insects, some spider, लिमुलस जिसको आप किंग क्रैब भी बोलते हैं, और ये क्या लिविंग फॉसिल्स है, हम लोगों ने ऑलरेडी एनिमल किंगडम में देखा था, दैट इज द लिविंग फॉसिल्स इन द ऑर्थोपोडा फाइलम, दैट इज लिमुलस। ये आपके कुछ ऑर्थोपोडास के डिवीजंस हैं, इनमें देखो अलग अलग टाइप का रेस्पिरेशन होता है। सबसे पहले एक्वाटिक इंसेक्ट्स, सम स्पाइडर आते हैं, तो इनमें क्या होता है, ट्रेकियल गिल्स पाया जाता है, ओके, दिख रहा है आपको, एक्वाटिक इंसेक्ट में ट्रेकियल गिल्स पाए जाते हैं। लिमुलस में क्या होता है, बुक गिल्स पाए जाते हैं, दैट इज क्लियर। टेरिस्ट्रियल इंसेक्ट में क्या होता है, ट्रेकियल ट्यूब पाए जाते हैं। फिर स्कॉर्पियन में क्या होता है, बुक लंग्स पाए जाते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेथड, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स का डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं वो ऑर्थोपोडा में पाए जाते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फॉलो ये फाइलम में पाए जाते हैं। सो इसको मैं रफ कर देता हूँ और हम इसको कंटिन्यू करते हैं आगे फाइलम को, ओके।
तो हमारे कौन सा कंटेंट चल रहा है, हमारा चल रहा है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। चार्ट फॉर्म लिखाने से फायदा ये होगा कि आपके इंसर्ट ने ऐसे बना के पूरा दिया हुआ है, ठीक है। तो चार्ट फॉर्म में लिखाने से फायदा ये होगा कि आपका एनिमल किंगडम के सारे फाइनल आपको एक बार कैप्चुलेट हो जाएंगे, ठीक है, और कहीं से भी कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका। कंटिन्यू करते हैं सर फाइनल को। और सो कहाँ थे हम लोग, तो ऑर्थोपोडा के बाद कौन आता है, ऑर्थोपोडा के बाद आपका आता है मोलस्का। तो देखो मोलस्का में भी क्या होता है कि स्किन के थ्रू क्यूटिनस के थ्रू, और उसमें भी कुछ मेंबर्स हैं जिनमें गिल्स पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद मोलस्का के बाद आपका आता है कैनोडर्मेटा। सो कैनोडर्मेटा के कुछ आपको एग्जांपल याद होंगे, है कि नहीं, स्टारफिश हो गया, इसे एस्टेरिक्स बोलते हैं। तो वहां भी क्या होता है कि गिल्स वगैरह पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका एमीपोडेटा। तो एमीपोडेटा में भी क्या होते हैं, गिल्स पाए जाते हैं, ओके। उसके बाद हमारा सबसे इंटरेस्टिंग फाइलम दैट इज द कोडेटा, इसके अंदर हम आते हैं, ओके। सो कोडेटा के अंदर क्या होता है, डिफरेंट टाइप के सब फाइलम में डिवीजन बोलो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे फिश हो गया, फिश के अंदर क्या हो गया, आपके गिल्स पाए जाएंगे। कुछ स्पेशल फिश है जैसे लंग फिश, इनमें क्या होता है, लंग्स पाए जाते हैं, नाम से पता लग रहा है लंग फिश यानी लंग्स पाए जाएंगे। इसके बाद आते हैं इनमें एम्फीबियन। एम्फीबियन में बता रहा है ये एम्फी, इसका मतलब होता है कि उभयचर, ठीक है, यानी एम्फीबियन। तो एम्फीबियन इनके बीच का लिंक है, एम्फीबियन लिंक है आपका, इनके बीच का लिंक है, एम्फीबियन लिंक है आपका फिश और रेप्टाइल्स के बीच का, दैट इज क्लियर। तो एम्फीबियंस के अंदर भी क्या होंगे, गिल्स होंगे, ये स्किन के थ्रू भी करेंगे, इनमें लंग्स भी होगा, ओके। और जो गिल्स होंगे ये होंगे आपका इंटरनल। आपने फ्रॉग टेडपोल का नाम सुना होगा, फ्रॉग और उसका टेडपोल जो लार्वा होता है। तो उसमें क्या होता है, जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग में तो स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होता है, जबकि जो उसका टेडपोल होता है उसमें गिल्स पाए जाते हैं, उसके थ्रू उसके अंदर रेस्पिरेशन होता है, ओके। इसके बाद आपका आता है रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स के बाद आप पढ़ेंगे बर्ड्स, बर्ड्स के बाद आपका हम लोग आ जाएंगे। तो जो रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, इनमें क्या होगा, लंग्स पाए, तो दैट इज क्लियर। तो हम लोग हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी पे, तो ऑब्वियसली हम लोग मैमल्स यानी ह्यूमन के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन में भी किस पे फोकस करेंगे, दैट इज द लंग्स, आवर रेस्पिरेटरी ऑर्गन दैट इज द लंग्स। तो अब हम पढ़ेंगे लंग्स के बारे में, कंप्लीट उसकी स्ट्रक्चर, उसके अंदर कैसे गैसों का मैकेनिज्म होता है, ट्रांसपोर्ट कैसे होता है गैसों का, ठीक है। तो पहले हम फोकस करते हैं लंग्स की स्ट्रक्चर पे। दोस्तों मैं रफ कर देता हूं, देखो तो क्या होता है कि लंग्स जो होते हैं ना, वो क्या ऑर्गेनिज्म में कैसे होते हैं, एंजाइम में कहीं लिखो बता देता हूं मैं आपको, फिर मैं दिखा दूंगा। तो लंग्स होते हैं, वो होते हैं मीजो एंडोडर्मल ओरिगन, ओके। हमारे लंग्स कहते हैं दो दो एक दो लंग्स होते हैं, एक पे लंग्स पाए जाते हैं, एक लेफ्ट में और एक तो राइट में, दैट इज क्लियर।
रेस्पिरेटरी ऑर्गन में हमारे लंग्स की तरफ, यानी ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन या ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखो हम कुछ ज्यादा लिखेंगे नहीं यहाँ पर, ठीक है, लिखने से चीजें, ठीक है, याद रखी जा सकती है, समझी नहीं जा सकती। जरूरी है, ठीक है, लिखना भी जरूरी है क्योंकि आपके कुछ सब्जेक्टिव पेपर होता है तो वहाँ आपको लिखना होता है, लेकिन लिखने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी डायग्राम से आप कैसे समझें, ठीक है, क्योंकि डायग्राम रिप्रेजेंट करता है बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। और डायग्राम क्या होता है कि दिमाग में जो हमारी मेमोरीज होती है ना, वो मेमोरीज वो डायग्राम्स मेमोरीज में चला जाता है, लॉन्ग टर्म मेमोरीज के अंदर। तो जब भी आप डायग्राम याद करोगे ना तो आपको चीज़ें याद आती जाएगी और उस डायग्राम के बेसिस पे आप लिख सकते हो। तो हम लोग डायग्राम पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो डायग्राम के बेसिस पे मैं आपको समझा दूंगा क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। डायग्राम से ही पॉइंट बहुत सारे क्रिएट हो जाएंगे आपके, दैट इज क्लियर। तो हम अब डायग्राम ड्रॉ करने जा रहे हैं, ठीक है, लंग्स का। उसके अंदर डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स हम लोग देखेंगे, उसी के बेसिस पे सारे पॉइंट्स क्लियर करते चले जाएंगे, ठीक है। एक साइड डायग्राम्स लिखेंगे और एक साइड आपका मैं चार्ट फॉर्म करूंगा, ठीक है। चार्ट फॉर्म में बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे जो अब तक पूछे हैं स्टार्टिंग में। सो दैट इज क्लियर। सो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन। आपका हार्ट हो गया, रेड कलर से मैंने दिखा दिया, ठीक है। सब लोग वैसे हम लोग हार्ट को रेड कलर से बनाते हैं, वो अलग बात है कि शेप उसका अलग होता है, पान जैसा, ठीक है, पेटल जैसा, पर ये नॉर्मल जो हार्ट का शेप होता है वो मुट्ठी के आकार का होता है, ठीक है।
हमारे ये हो गया डायग्राम आपका लंग्स का। लंग्स और जो अदर ऑर्गन्स होते हैं जो मिलकर रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं, जैसे हमने बोला कि बहुत सारे टिश्यूज मिलकर, बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यूज मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, उसी प्रकार बहुत सारे ऑर्गन मिलकर सिस्टम बनाते हैं। तो हमारा ये रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, जिसमें बहुत सारे ऑर्गन मिलकर रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं, इसमें जो हमारा मेन कंपोनेंट दैट इज द लंग्स। ओके, तो जो ये चीज दिखा रहा हूं मैं, ये है आपका दैट इज द लैरिंक्स। ओके, और जो ये पार्ट है आपका एपिग्लोटिस, ये वाला पार्ट आपका है ट्रेकिया, और आपका जो ये ग्रीन से मैं दिखा रहा हूं दैट इज द रिंग। और ये रिंग ऐसी होती है आपकी इनकम्प्लीट होती है, सी शेप होती है, और ये बनी होती है आपकी हाईली कार्टिलेज। इसके बाद ये आपका जो ये पार्ट हो रहा है ट्रेकिया में डिवाइड हो रहा है दो पार्ट में, वन इज द लेफ्ट साइड, सेकंड इज द राइट साइड, दैट इज कॉल्ड द सेकेंडरी ब्रोंकिया, दैट इज द फर्स्ट ब्रोंकिया, द प्राइमरी ब्रोंकिया। इसके बाद जो अंदर जाके फिर डिवाइड होगी, यहाँ देखो ये हो गया आपका सेकेंडरी ब्रोंकिया। उसके बाद अंदर जाके डिवाइड हो जाती है आगे टर्शियरी, टर्शियरी ब्रोंकिया। ठीक है, इसके बाद आप देखना कि जो ये पार्ट है ना एकदम टर्शियरी ब्रोंकिया के बाद ये वाला, ये हो गया आपका टर्मिनल एंड, इसको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल। ओके, इसके बाद तो ये वाला है रेड रेड से दिख रहा है दैट इज द एल्वोली, एल्वोली, एंड दैट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, दैट इज द एल्वोली। ओके, इसके बाद देखो जो ये है ना, ये वाला पार्ट ये है एंड कट ऑफ रिब्स। ओके, तो दोनों साइड की जो रिब्स है ना उसको यदि हम एक वर्टिकल सेक्शन काटे तो आपको ऐसा दिखाई देगा, एक रिब्स यहाँ से पूरी आ रही है, यहाँ से आ रही है, कवर कर रही है, और ऐसी कैविटी कवर कर रही है ना, तो उसको पूरा काटे तो वर्टिकल सेक्शन तो आपको ऐसा गोल गोल दिखाई देगा, तो ये एंड कट ऑफ द रिब्स है। ओके, जो नीचे दिखाया गया है ये है आपका डायफ्राम। ओके, हार्ट मैंने लिख दिया आपको, एपिग्लोटिस हो गया, लैरिंक्स हो गया, ट्रेकिया हो गया, प्राइमरी ब्रोंकिया मैंने लिखा दिया, सेकेंडरी ब्रोंकिया कहाँ पर, फिर टर्शियरी ब्रोंकिया कहाँ पर है, ब्रोंकियल्स कहाँ पर है, एल्वोली कहाँ पर है दिखा दिया मैंने, ये एंड कट ऑफ द रिब्स दिखा दिया, हार्ट दिखा दिया। और हाँ, अब अगली चीज आती है कि जो ये ना दो लेयर मैंने बनाई है लंग्स के बाहर, ये होती है आपकी प्लूरल मेम्ब्रेन। और इन दोनों के बीच में जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड द प्लूरल स्पेस। इसको हम बोल सकते हैं कि इंटर प्लूरल स्पेस, नाम से पता लग रहा है प्लूरल, तो ऑब्वियसली प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस होगा इंटर प्लूरल स्पेस, दैट इज क्लियर। ओके, सो देखो ऑलमोस्ट सब क्लियर हो गया डायग्राम के अंदर। ओके, अब आओ हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा रेस्पिरेटरी, दिस इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन। सो देखो क्या होता है कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी ऑर्गन ह्यूमन होता है, वो स्टार्ट होता है हमारा एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से स्टार्ट हुआ, नेजल पैसेज के द्वारा गया नेजल चैम्बर तक, फिर नेजल चैम्बर के बाद आएगा हमारा ईसोफेगस, सॉरी नेजल चैम्बर के बाद हमारा आएगा फेरिंक्स। ठीक है, फेरिंक्स आता है, फेरिंक्स अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में पड़ा हुआ है, दैट इज द कॉमन पैसेज फॉर द फूड एंड एयर।
ओके, सो नेक्स्ट मैं लिख देता हूँ यहाँ पर nostrils, external nostrils, then nasal passage, okay, then nasal chamber, then आपका आएगा pharynx, then larynx, larynx के बाद आपका trachea, ये वन बाय वन फॉलो है, देखो ऐसे 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 ऐसे, so that is clear. External nostrils, उसका nasal passage, nasal passage के बाद अंदर की साइड nasal chamber, फिर वहाँ यहाँ तक दो होल्स हैं. External nostrils जो हैं बाहर की तरफ, nasal passage भी दो हैं जो लंबी सी किनारे पीछे जा रही है, फिर nasal chamber भी दो हैं. उसके बाद pharynx एक, larynx एक, ये दिखा रखा है हमने larynx. इसके बाद ट्रेकिया एक, ये दिखा रखा है ट्रेकिया एक. ट्रेकिया के बाद आगे जाके डिवीजन हो जाएंगे प्राइमरी ब्रोंकाई दोनों साइड पर लेफ्ट एंड राइट, ये राइट और ये लेफ्ट. प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई. इसके बाद सेकेंडरी ब्रोंकाई, इसके बाद टर्शियरी ब्रोंकाई, उसके बाद टर्मिनल एंड पे क्या होगा ब्रोंकियल, उसके बाद एल्वोली. कभी-कभी यहाँ के बीच में डक्ट भी लिख देते हैं, एल्वोली डक्ट और फिर उसके बाद डक्ट. आपको मैं दिखा रहा हूँ डक्ट टाइप को, जो हमने ये देखना रेड रेड सा लंबा सा स्ट्रेट पार्ट जा रहा है, ये होता है एल्वोलर डक्ट और इसके ऊपर एल्वोली. ठीक है, इसलिए मैंने वो एल्वोली यहाँ पर लगाया है, बंच बना हुआ इसको मैं एल्वोली शो किया है. और जो इसके पीछे का पार्ट है वो एल्वोली डक्ट. और जो लंबा सा ये जा रहा है इसको हमने क्या लिखा है, इस वाले को हमने लिखा है ब्रोंक्यूल्स. दैट इज क्लियर. तो अब हम लोग एनसीईआरटी का देख लेते हैं. एनसीईआरटी में क्या लिखा है इसके बारे में. एनसीईआरटी लिखती है कि हमारा जो रेस्पिरेटरी होता है वो स्टार्ट होता है एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से, उसके बाद अंदर नेजल पैसेज आता है, नेजल पैसेज के अंदर नेजल चैम्बर आता है, नेजल चैम्बर के अंदर आपका फेरिंक्स आता है, एंड दैट फेरिंक्स इज द कॉमन पैसेज फॉर द फूड एंड एयर. लिख देते हैं कुछ स्पेशल क्या है. उसके बाद लिखना है फेरिंक्स के बारे में लिखना. ठीक है, दैट्स द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर. उसके बाद लेरिक्स आता है. अब देखो लेरिक्स के ऊपर ये जो फ्लेप क्या है, एपिग्लोटिस. देखो जैसे ही लेरिक्स आता है, लेरिक्स के पैरेलल में इसोफेगस भी होता है. अब फूड आएगा, एयर आएगा. फेरिंक्स है तो कॉमन पैसेज है फूड और एयर दोनों, लेकिन फेरिंक्स के बाद अलग अलग हो जाते हैं. एक पार्ट होता है आपका अलग से दैट इज इसोफेगस, एक पार्ट होता है आपका अलग से दैट इज द लैरिंक्स. ठीक है, तो लैरिंक्स में क्या होता है कि ऊपर एक ओपनिंग होती है, इस ओपनिंग को हम लोग बोलते हैं ग्लोटिस. और ग्लोटिस के ऊपर एक फ्लेप होता है, कार्टिलेजिनस फ्लेप, जिसको हम लोग बोलते हैं एपिग्लोटिस. तो देखो फेरिंक्स के बाद अब खाना जाएगा, अब उसके पास दो ऑप्शन है, तो लेरिंक्स में जाए या इसोफेगस में जाए. तो होता क्या है कि एपिग्लोटिस से ढक्कन होता है ना, लेरिंक्स को बंद कर देता है. अब एक ढक्कन बंद हो गया तो खुला तो एक ही है, तो खाना कहाँ जाएगा, इसोफेगस में जाएगा. तो इस एपिग्लोटिस का काम क्या है, दैट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंक्स. दैट इज क्लियर. ओके, तो लेरिंक्स के बाद आता है ट्रेकिया. जो ट्रेकिया होता है, ट्रेकिया हमारा स्टार्ट होता है. ओके, वो जाके मिड थोरेसिक, जो मिड थोरेक्स होता है वहां तक होता है. उसके बाद फिफ्थ थोरेक्स, फिफ्थ मिड थोरेक्स में जाके, ओके, फिफ्थ मिड थोरेक्स में जाके दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है. वन इज द राइट साइड, सेकंड इज द लेफ्ट साइड. डिवाइड होके ये बनाता है आपका प्राइमरी ब्रोंकाई. ये दोनों प्राइमरी हैं. उसके बाद ये डिवाइड होता है आगे जाके सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, और उसके बाद टर्शियरी ब्रोंकाई आगे जाके बनाता है टर्मिनल एंड. टर्मिनल एंड को हम लोग बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स.
दैट इज क्लियर। पहले तो क्या बोलूंगा ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स आगे जाके आपके एल्वेओलर डक्ट बनाएगा। एल्वेओलर डक्ट के वहां पर क्या होता है, दैट इज द एल्वेओली। जो एल्वेओली होता है ना वो क्या होता है, दैट इज द थिन वेस्कुलराइज्ड सेक। एल्वेओलर क्या होता है, थिन स्मॉल वेस्कुलराइज्ड सेक। थिन स्मॉल वेस्कुलराइज्ड सेक होते हैं आपके एल्वेओली, दैट इज क्लियर। और जो हमारे कंप्लीट लंग्स है ना, दो लेयर का बना होता है, तो आउटर मेम्ब्रेन, एक इंटरनल मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन इंटरनल मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। जैसे आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन और इंटर प्लूरल मेम्ब्रेन, इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक फ्लूइड भरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। ये क्या करता है, फ्रिक्शन से बचाता है, दोनों लेयरों को फ्रिक्शन होने से बचाता है ये फ्लूइड, दैट इज क्लियर। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि रेस्पिरेटरी ट्री का जिक्र किया जाता है कि व्हाट इज द रेस्पिरेटरी ट्री, हम लोग लिखेंगे थोड़ी देर में। तो रेस्पिरेटरी ट्री क्या होता है, रेस्पिरेटरी ट्री क्या होता है, देखो प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, ब्रोंकियल्स और एल्वेओली, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, दैट इज द रेस्पिरेटरी ट्री। मैं इसको लिख देता हूं। ये सब मिलके बनाते हैं आपका रेस्पिरेटरी ट्री, दैट इज क्लियर। ओके, थोड़ा सा और आगे जाते हैं इसमें, तो हम लोग देखेंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम या रेस्पिरेटरी के दो पार्ट्स होते हैं, एक तो कंडक्टिंग पार्ट और एक एक्सचेंज पार्ट और गैसेस पार्ट, रेस्पिरेटरी पार्ट। तो कंडक्टिंग पार्ट के अंदर आपका आता है कि नॉस्ट्रिल से लेकर आपका कंप्लीट ब्रोंक्यूल्स तक, नॉस्ट्रिल से लेकर ब्रोंक्यूल्स तक जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं कंडक्टिंग पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट क्यों, क्योंकि इसके द्वारा कुछ स्पेसिफिक काम होते हैं। कौन कौन से स्पेसिफिक काम होते हैं, पहला ये हेल्प करता है कि एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर लाने में, पहला इंपॉर्टेंट काम। कैसे हेल्प करेगा, नॉस्ट्रिल से एयर अंदर जाएगी, कहां तक, ब्रोंक्यूल्स तक, ठीक है। उससे आगे भी जाएगी, मैं बताता हूं, ठीक है। पहला काम ये काम करता है कि जो बाहर की एयर है उसको अंदर लाना है। दूसरा काम क्या करता है, दूसरा काम ये करता है कि ये उस एयर को प्यूरिफाई करता है। किससे, कैसे प्यूरिफाई करेगा, ये उस एयर में से जो फॉरेन पार्टिकल्स है उसको रिमूव करेगा, दो काम हो गया। तीसरा काम ये ह्यूमिडिफाइड करता है। चौथा काम ये बाहर की एयर को अंदर की एयर के टेम्परेचर के सिमिलर लेके आता है, ठीक है। बाहर की एयर जब अंदर आएगी तो उसका टेम्परेचर अंदर की एयर के सिमिलर होना चाहिए। तो चार फंक्शन हो गए इस कंडक्टिंग पार्ट के। कौन सा कंडक्टिंग पार्ट है, ये वाला, ये वाला कंडक्टिंग पार्ट। इसको मैं रेड से लिख देता हूँ। इसके अलावा जो एल्वेओली और इसकी डक्ट्स जो मैंने बताया था यहाँ पर एक लाइन का लंबा सा, वो है एल्वेओलर डक्ट। तो एल्वेओली और उसकी डक्ट मिलकर बनाती है आपका रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट। ये सब मिलकर बनाता है आपका रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट। क्या बनाता है, रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट। एल्वेओली और उसकी डक्ट मिलकर रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट बनाती है। दैट इज क्लियर। तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हो गए यहाँ पर। पहला क्वेश्चन आता है कि कंडक्टिंग पार्ट के अंदर क्या आता है, फ्रॉम एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल यानी नॉस्ट्रिल्स टू ब्रोंकियल्स, ये कंडक्टिंग पार्ट में आएगा, एक क्वेश्चन है क्लियर। दूसरा क्वेश्चन आपका कवर हो जाता है कि रेस्पिरेटरी एंड एक्सचेंज पार्ट के अंदर क्या आता है, इसके अंदर आता है एल्वेओली एंड देयर डक्ट्स। अब देखो कि रेस्पिरेटरी एक्सचेंज पार्ट का काम क्या है। तो रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट ही ओरिजिनली देखा गया, तो यही वो साइट है जहां पर एक्सचेंज ऑफ द गैसेस होता है, दैट इज क्लियर। तो ये भी हो गया, दो क्वेश्चन है क्लियर हो गए। तीसरा क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि रेस्पिरेटरी ट्री क्या होता है। तो प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वेओली मिलकर रेस्पिरेटरी ट्री बनाते हैं। ट्री में क्या होता है, डिफरेंट सारी ब्रांचेस होती है। तो आप देखो ये एक मेन स्टेम, इसके ब्रांचेस निकल रही है, तो ये सब मिलकर क्या बना, रेस्पिरेटरी ट्री बनाई, दैट इज क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि प्लूरल फ्लूइड्स का फंक्शन है। प्लूरल फ्लूइड्स का फंक्शन लोगों ने बताया है कि फ्रिक्शन की तरह काम करता है। ओके, ये फ्रिक्शन से बचाता है दोनों लेयरों को, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, प्लूरल फ्लूइड भरा होता है। ओके, दैट इज क्लियर, ये हो गया। जो प्लूरल मेम्ब्रेन होती है, आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, ये कहाँ अड़ी होती है, थोरेसिक कैविटी से लाइनिंग बनाती है। और इंटरनल प्लूरल मेम्ब्रेन ये लंग्स से लाइनिंग बनाती है, अंदर लंग्स से लाइनिंग बनाएगी, ठीक है। ये हो गया। हार्ट दोनों के बीच में होता है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड शिफ्ट रहता है हार्ट हमारा,
ठीक है, हम लोगों ने देखा कि हार्ट इस साइड होता है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड से रहता है। इसी वजह से जो लेफ्ट लंग है थोड़ा सा छोटा होता है, थोड़ा सा कंप्रेस होता है, जबकि राइट लंग थोड़ा सा बड़ा होता है कंपैरेटिवली। ओके, राइट लंग थोड़ा सा बड़ा होता है कंपैरेटिव लेफ्ट लंग से बिकॉज ऑफ दिस हार्ट लोकेशन। दैट इज क्लियर। नीचे डायफ्राम होता है। ओके, दैट इज क्लियर। तो ये हमारे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ कवर हो गए। एक क्वेश्चन दो कवर से एपिग्लोटिस किससे बना होता है? कार्टिलेज से बना होता है, कार्टिलेज स्लेब होती है एपिग्लोटिस। और जो लैरिंक्स का ओपनिंग गेट होता है ना, वो उसको हम बोलते हैं ग्लोटिस। इसी वजह से यहाँ पर क्या होता है, एपिग्लोटिस खत्म होता है। तो ये हमारे बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो गए। ओके, तो हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स यही फिनिश होता है। ओके, इसके बाद इसमें कुछ स्टेप्स दिए गए हैं कि रेस्पिरेशन के अंदर कुछ स्टेप्स फॉलो होते हैं, वो हम लोग देखते हैं अभी तो कौन कौन से स्टेप्स फॉलो होते हैं। ओके, तो होपफुली मैं समझता हूँ कि आपको सब कवर हो गया। हाँ, एक चीज और कि ट्रेकिया ब्रोंकिया के अंदर जो ये इनकम्प्लीट रिंग्स होती है ना, सी शेप की होती है, हाइलन कार्टिलेज से बनी होती है, ये ऐसे होती है। ठीक है, सी शेप की होती है, ऐसे होती है। बाहर से क्या होगी, मतलब सामने से बंद होगी पर पीछे से ओपन होगी। ठीक है, ऐसे करके। तो ये रिंग्स जो होती है ये इनकम्प्लीट सी शेप रिंग्स होती है, कवर करती है ट्रेकिया और अदर ब्रोंकिया को, और ये हाइलन कार्टिलेज से बनी होती है। दैट इज क्लियर। होपफुली आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो हम लोग अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं कि रेस्पिरेशन में, ठीक है, रेस्पिरेशन में कौन कौन से स्टेप्स फॉलो होती है उसको हम लोग यहाँ देखेंगे। दैट इज क्लियर। ठीक है, इसकी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर क्या है, मॉर्फोलॉजी क्या है, उन लोगों ने देख ली। अब हम थोड़ा सा एक चीज देखते हैं कि जो हमारा लंग्स होता है ना, हमारा लंग्स एक थोरेसिक चैम्बर में होता है, तो थोरेसिक कैविटी की थोड़ा सा एनाटॉमी को देख लेते हैं। ठीक है, जब हम लोग एनाटॉमी देखते हैं तो वो मॉर्फोलॉजी तो सामने से दिख जाती है आपको कि क्या क्या शेप है, कैसा शेप है, कितनी लेंथ है, कितनी चौड़ाई है। ठीक है, सामने से आपको दिख जाएगी। पर एनाटॉमिकल पोजीशन में हम लोग देखते हैं कि आगे उसके क्या है, पीछे उसके क्या है, लेफ्ट में क्या है, राइट में क्या है। ठीक है, मतलब हम 3D पूरा 3D व्यू इमेजिन करते हैं एनाटॉमिकल व्यू के अंदर। तो देखो, लंग्स एक आपका होता है थोरेसिक चैम्बर में, थोरेसिक कैविटी में। ठीक है, तो इस लंग्स के देखो क्या होता है कि ये मैं खड़ा हूँ। ठीक है, तो मेरा पीछे वाला पोर्शन क्या होगा, डोर्सल सरफेस, आगे वाला वेंट्रल सरफेस, और ये लेटरल, और ऊपर की साइड अपर और नीचे की साइड डाउन सरफेस। ठीक है, तो ये ऐसे डायग्राम मैंने आपको बता दिया है पहले भी। तो नीचे की तरफ ये थोरेसिक चैम्बर है, थोरेसिक कैविटी, इसके अंदर लंग्स है। ठीक है, इसमें नीचे डायग्राम होगा, वेंट्रल साइड आगे की तरफ यानी वही पीछे की तरफ यानी डोर्सल, डोर्सल साइड। अब लेटरल साइड को देखो मैं कैसे बनाता हूँ, आपको देखना है। अब देखो ये ऐसे घिरा हुआ इस साइड से, तो डोर्सल सॉरी लेटरल साइड हो गया है ना। लेटरली बोल देता हूँ उसको। तो देखो डोर्सल साइड पे आपके क्या होगा, वर्टिकल कॉलम होगा। सबको पता है हमारे डोर्सल साइड पे वर्टिकल कॉलम है। हम लोगों ने एनुअल किंगडम में पढ़ा था कि डोर्सल वर्टिकल कॉलम होता है और वेंट्रली आपका हार्ट होता है। तो डोर्सल साइड पर क्या है, वर्टिकल कॉलम, दैट इज क्लियर। वेंट्रल साइड पे क्या है आपके, आपका वेंट्रल साइड पे क्या है, स्टर्नम है, दैट इज क्लियर। हम क्या बता रहे हैं, हम ये बता रहे हैं थोरेसिक चैम्बर के, थोरेसिक कैविटी की एनाटॉमिकल पोजीशन, जिसके अंदर हमारे लंग्स हैं। लेटरली में क्या है, लेटरली में आपके रिब्स हैं, रिब्स, और नीचे तो आपका डायफ्राम हो ही गया डाउनवर्ड, दैट इज क्लियर। तो ये हमारी क्या है कि एनाटॉमिकल पोजीशन है थोरैक्स की, सॉरी थोरैक्स कैविटी, थोरैक्स चैम्बर की, इसके अंदर हमारे क्या है, लंग्स हैं। लिख लेता हूं मैं, कंफ्यूजन ना हो। लंग्स, देखो जब आप मेडिकल कॉलेज में जाएंगे ना, सबसे पहला जो फर्स्ट ईयर आपका होता है वो होता है, उसमें आपके 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, एनाटॉमी हो गया, फिजियोलॉजी हो गया, बायोकेम हो गया। तो उस एनाटॉमी में आप जितने भी ऑर्गन्स पढ़ोगे ना, सबका एनाटॉमिकल पोजीशन आप ऐसे पढ़ोगे, एंटीरियरली क्या है, पोस्टीरियरली क्या है, लेटरली क्या है, अपवर्ड क्या है, डाउनवर्ड क्या है,
तो वैसे ही हम लोग देखते हैं वेंट्रल साइड क्या है, डोर्सल साइड क्या है, लेटरली क्या है और डाउनवर्ड क्या है, हम लोग ऐसे देखेंगे, ठीक है। तो आप डिटेल्स में मेडिकल कॉलेज जाओगे तो आप वहाँ देखोगे आप, ठीक है, क्लियर। सो अब हम लोग देखते हैं कि रेस्पिरेशन में कुछ स्टेप्स फॉलो होती है, वो हम लोग देखते हैं। तो पूरी आपने कैसे ड्रॉ कर लिया, वो मैं कर देता हूँ। तो रेस्पिरेशन के अंदर कुछ क्या क्या स्टेप्स फॉलो होगा, अब हम लोग कुछ देख लेते हैं क्या क्या स्टेप्स है। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप। पहला स्टेप आपका देखो ऐसे करके होता है कि जो पल्मोनरी या फिर आप बोल सकते हैं रेस्पिरेटरी वेंटिलेशन होता है, इसके द्वारा क्या होता है कि CO2 को एनवायरनमेंट से लिया जाता है, ओके, और सॉरी O2 को एनवायरनमेंट से लिया जाता है, CO2 को छोड़ा जाता है। तो आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। तो उसको कैसे लिखेंगे, फर्स्ट breathing and pulmonary ventilation by which O2 is thrown in यानी अंदर खींची जाती है and CO2 is released out। दूसरा स्टेप होगा, दूसरा स्टेप में क्या होता है, डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 गैस अक्रॉस द एल्वेओलर मेम्ब्रेन। तीसरे स्टेप में क्या होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड, ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगी गैसों का। फोर्थ क्या होगा, ठीक है, फोर्थ होगा आपका डिफ्यूजन ऑफ O2 and CO2 between blood and the tissues। तो डिफ्यूजन ऑफ O2 and CO2 between the blood and tissue। तो ये आपके चार स्टेप हो गए। उसके बाद आपका फोर्थ स्टेप आता है कि डिफ्यूजन ऑफ O2 by the cells, diffusion of O2 by the cells for catabolic reaction and the releasing of the CO2। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, diffusion of O2 by the cells for catabolic reaction and resultant of release of CO2। तो हम लोगों ने ये चैप्टर के स्टार्टिंग में सब कुछ देख लिया था, ठीक है। तो आगे जाके हम लोग एक डायग्राम भी बनाएंगे, जब हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन तो उस पर डायग्राम बनाएंगे कि कैसे एटमॉस्फेयर से एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन आती है, CO2 जाती है, फिर गैसेस डिफ्यूज होती है अक्रॉस द एल्वेओलर मेम्ब्रेन, फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होता है ब्लड के थ्रू, यानी हार्ट से गैस आई फिर लंग्स में गई फिर टिश्यू में गई, कैसे जाती है वो हम देखेंगे। उसके बाद डिफ्यूजन होता है O2 CO2 का बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। उसके बाद डिफ्यूजन ऑफ O2 बाय द सेल्स फॉर कैटाबोलिक रिएक्शन एंड रिजल्टेंट ऑफ द रिलीज ऑफ CO2। सो दैट इज क्लियर। इसको आप ऐसे लिखेंगे सीक्वेंस वाइज, इसके बाद ये स्टेप हो रहा है, इसके बाद ये स्टेप हो रहा है, इसके बाद ये स्टेप एंड इसके बाद ये स्टेप। 5 स्टेप में कोई भी स्टेप एक दूसरे में इंटरचेंज नहीं हो सकते, मतलब ऐसा नहीं कि 2 फर्स्ट पहले आएगा 1 बाद में, एकदम सीक्वेंस वाइज आपको याद रखना है।
जैसे कैसे याद रखेंगे, ब्रीथिंग एंड पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय which O2 is drawn अंदर खींची जाती है, CO2 is released out, that is। तो ये एटमॉस्फेयर वाला हो गया, ठीक है मैं लिख देता हूं, एटमॉस्फेयर हो गया। डिफ्यूजन ऑफ O2 and CO2 गैस अक्रॉस एल्वुलर मेम्ब्रेन, ये एल्वुलर वाला हो गया आपका पार्ट, ओके। फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड, ये हो गया आपका वेन और आर्टरी वाला पार्ट। उसका डिफ्यूजन ऑफ O2 and CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, ये टिश्यूज वाला पार्ट हो गया, ठीक है। देखो हम बात करें एटमॉस्फेयर से एल्वुलर में, एल्वुलर के बाद वेन्स यानी आर्टरी, वेन्स और आर्टरी यानी ब्लड में गई, ब्लड के बाद टिश्यू में गई, उसके बाद कैटाबॉलिक रिएक्शन हुई और वहां से O2 CO2 रिलीज हो गई। तो ऐसा आपको याद रखना है, स्टेप बाय स्टेप पॉइंट आ रहे हैं, ठीक है। तो हमारा आज का जो कंटेंट्स है, तो इंट्रोडक्शन छोटा सा पार्ट छोटा, रेस्पिरेटरी ऑर्गन थोड़ा बड़ा पार्ट था, उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, एंड साथ में ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन एंड डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आज के लिए इतना काफी, थैंक यू वेरी मच, होपफुली आपको समझ में आएंगी चीजें, ओके। कुछ भी आपको क्वेरीज हो, डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हैं। सो दैट इज इनफ फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।